हाँ तो बच्चों, आज कक्षा 10 के लिए विषय विज्ञान, उपविषय भौतिक विज्ञान, पाठ 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, वीडियो का ये भाग 1 है। जैसे ही यदि हम देखें पाठ के नाम को, तो पाठ के नाम में हमें 3 टॉपिक ऐसे ही मिल जाते हैं: प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन। मतलब हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि इस पाठ में प्रकाश की बात होगी, एक टॉपिक परावर्तन होगा और एक अपवर्तन होगा। अब जैसे कि पाठ में ही संक्षिप्त सार है, किंतु इस संक्षिप्त सार को हमें विस्तृत रूप से पढ़ना है। अब विस्तृत रूप में पाठ परिचय है। पाठ परिचय में क्या है? बिंब, प्रतिबिंब, प्रकाश आएंगे, प्रकाश का गुण आएगा, प्रकाश की किरणों की उत्क्रमणीयता का गुण विशेष रूप से हम पढ़ेंगे, जो कि हमें पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनाते समय यूज करना। प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के प्रकार, दर्पण, दर्पण के प्रकार, फिर जो प्रकार हैं दर्पण के, उन दर्पणों को सचित्र समझेंगे। देखो बच्चों, ये चैप्टर फिजिक्स का पहला चैप्टर माना जाता है, क्योंकि कक्षा 10 में इकाइयों में पाठ बटे हुए हैं और चूंकि पाठ 10 पढ़ा हुआ है, किंतु ये फिजिक्स का एक पाठ, ये तृतीय इकाई में पाठ है। ठीक, पहली इकाई केमिस्ट्री की है, दूसरी इकाई जीव विज्ञान की है, तीसरी इकाई फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है अर्थात भौतिक विज्ञान। तो इसीलिए ये 10 पार्ट से स्टार्ट है, तब ये पहला चैप्टर माना जाएगा। किताब में 10वां चैप्टर है। चलिए देखिए, बात करते हैं। पहली बात हम करेंगे बिंब की। बिंब क्या है? बिंब को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। बिंब या ऑब्जेक्ट, ये क्या चीज होता है? देखिए बच्चों, कोई सी भी वस्तु, कोई सी भी वस्तु दर्पण के सामने रखी जाए तो वह बिंब है। मान लिया कोई दर्पण हमारे पास है और हमने उसके सामने मोमबत्ती रख दी, तो दर्पण के सामने जो मोमबत्ती रखेंगे हम, ठीक है, ये स्टैंड हो गया, इस पर मैं दर्पण लगा दिया एक, और मैंने इसके सामने एक मोमबत्ती रख दी है। तो समझने की बात क्या है, ये मोमबत्ती है, ठीक। तो ये जो आकृति बनी हुई है अर्थात जो वस्तु रखी हुई है, तो स्वयं वस्तु बिंब कहलाती है, ठीक। ये बिंब है, मतलब वस्तु को ही बिंब कहते हैं। और यदि इसका चित्र इस दर्पण में बन जाए, ये दर्पण है और मैंने कहा इसका चित्र इसमें शो हो गया है, ठीक। तो ये क्या है? प्रतिबिंब है। अब वास्तव में इस बिंब और बिंब के जैसा चित्र अर्थात प्रतिबिंब हमने पढ़ा, किंतु ये प्रतिबिंब, बिंब से प्रतिबिंब कैसे बना, ये हमारे लिए एक समस्या। अब किसकी सहायता से बना, क्या नियम लगे होंगे, अगर ये पता है तो हम
चैप्टर को आगे बढ़ा सकते हैं। अब बिंब और प्रतिबिंब के बाद हमें ये पता करना है कि क्या नियम लागू हुए जो ये बिंब से प्रतिबिंब बना। तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा प्रकाश। प्रकाश के गुण पढ़ने पड़ेंगे। उन गुणों के आधार पर हम फिर वस्तु से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, बिंब से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, सब नियम और वस्तु के प्रतिबिंब का दर्पण से जो बना है उसके सारे के सारे टॉपिक हम एक एक पढ़ेंगे। तो देखिए, अब हम बात करते हैं प्रकाश की। प्रकाश क्या है? प्रकाश वास्तव में एक विकिरित ऊर्जा है। विकिरित क्या होती है? अंग्रेजी में बोलते हैं रेडिएशन। प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे स्वतः वेधी किरणें निकलती रहती हैं, स्वतः ऊर्जा निकलती रहती है। अब यदि हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य के अंदर भी ऊर्जा अपने आप ही निकलती रहती है। और क्यों निकलती रहती है, इसकी भी वजह है, उसमें संलयन अभिक्रियाएं होती रहती हैं। अब संलयन तो जानते हो, केमिस्ट्री पढ़ाया मैंने आपको, जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिल करके बड़ा नाभिक बनाते हैं तो अपार ऊर्जा का भंडार मिलता है। अब विखंडन में क्या होता है ये पता होना चाहिए। एक बड़ा नाभिक होता है, वह छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, उस समय भी अपार ऊर्जा मिलती है। तो पहले पे कह रहे जो बताइए वो संलयन है, और दूसरी क्या है? विखंडन। अब इन नाभिकीय अभिक्रियाओं के कारण ही सूर्य से अपार ऊर्जा निकलती है, और ये ऊर्जा हमें जो मिलती है वो विकिरित माध्यम से मिलती है। अब ये ऊर्जा हम ऊष्मा के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। वास्तव में ऊष्मा 3 भागों में चलती है। एक चलती है चालन के रूप में, ठीक, चालन। एक होती है संवहन, और एक होती है विकिरण। तो चालन जो होती है वो ठोसों में होती है, संवहन द्रवों में होती है। अर्थात इन दोनों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ऊष्मा और ऊर्जा तभी आगे बढ़ेगी जिसमें कुछ साधन मिलेगा, ठीक। विकिरण में ऊर्जा जो आगे बढ़ती है, संचरित होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो सूर्य हमारे पास एक ऐसा ही स्रोत है ऊर्जा का जिससे हमें ऊर्जा विकिरण विधि द्वारा मिलती है। अब ये विकिरित ऊर्जा प्रकाश कहलाती है। प्रकाश के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। यदि हम प्रकाश को परिभाषित करें तो प्रकाश की परिभाषा हम सिंपल शब्दों में इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रकाश अर्थात लाइट। प्रकाश एक प्रकार की विकिरित ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों से टकराकर अर्थात संवेदित होकर के दूसरी वस्तुओं को दिखाने में हमारी सहायता करती है। चूंकि ये स्वयं दिखाई नहीं देता है, किंतु दूसरी वस्तुओं को दिखाने में हमारी सहायता करता है। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की विकिरित ऊर्जा जो स्वयं दिखाई नहीं देता है किंतु दूसरी वस्तुओं को दिखाने में हमारी सहायता करता है। प्रकाश की सिंपल परिभाषा हो गई। अब प्रकाश की परिभाषा के साथ साथ हमें प्रकाश के गुण पता होना चाहिए, तब कहीं जाकर के हमें चैप्टर को समझ में आएगा। अब प्रकाश के गुण क्या होंगे, तो मैं बात करूं तो प्रकाश के गुण तो बहुत सारे होते हैं, किंतु हम कक्षा 10 के आधार पर मुख्य उन गुणों की बात करेंगे जिन गुणों का उपयोग हमें
चैप्टर में करना है, यह हमारे लिए जरूरी है। तो पहली बात हम करते हैं क्या, प्रकाश एक प्रकार की विकिरित ऊर्जा है। यह है विकिरित ऊर्जा है, एक बात। दूसरी बात, प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। मतलब एक सेकंड में ये 3 × 10⁸ मीटर आगे बढ़ जाता है। तीसरी बात, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। यह निर्वात अर्थात जहां पर माध्यम नहीं होता, वायु नहीं होती, निर्वात में भी गमन कर सकता है। अब बात करते हैं कुछ और गुणों की। प्रकाश में परावर्तन भी होता है। नया टॉपिक है ना, परावर्तन क्या है अब बताते हैं। प्रकाश में अपवर्तन भी होता है। प्रकाश की किरणों में उत्क्रमणीयता का गुण होता है। का गुण होता है। अब गुण तो हमारे पास बहुत सारे हैं, किंतु हमें कहाँ जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी। पहली बात तो न्यूमेरिकल में ये काम आएगा, अर्थात प्रकाश की चाल पता होना चाहिए हमें। फिर हमें पता होना चाहिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, और उत्क्रमणीयता गुण। ये हमें 4 टॉपिक बहुत काम के हैं इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम अब बात जो करेंगे, जो ये टॉपिक आगे निकल के आएंगे, वो उनका कनेक्शन सारा इसी टॉपिक्स से है। चूंकि अपवर्तन हम इस वीडियो के दूसरे भाग में पढ़ाएंगे, आज केवल प्रकाश के परावर्तन और दर्पण की बात करेंगे हम आपसे। तो अपवर्तन हम अगले टॉपिक में जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए, अब प्रकाश गुण हो गए। प्रकाश की किरणों की उत्क्रमणीयता समझिए पहले आप क्या होती है। बच्चों, मैंने अभी आपको कहा कि जब प्रकाश माध्यम में चलता है या निर्वात में चलता है तो वह सीधी रेखा में चलता है। एक गुण बढ़ा लेंगे इसका, यह है सरल रेखा में चलता है, ठीक है। तो हम इस गुण का प्रयोग करेंगे कि जब सीधी सरल रेखा में चलता है तो जब किसी चिकनी तल से ये किरणें टकराती हैं तो टकरा करके वापस लौट जाती हैं उसी माध्यम में जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आई थी। जब ये घटना घटती है तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब और यदि किरणें किसी चिकने तल से और पारदर्शी तल हो, किरणें आए, टकरा करके उसमें से होकर के गुजर जाएं, अर्थात निकल जाएं, तो होगा अपवर्तन। परावर्तन होता है प्रकाश का समतल सतह से टकराकर लौटना। सतह समतल भी हो सकती है, खुरदरी उबड़ खाबड़ भी हो सकती है। तो किसी सतह से टकराकर लौटना प्रकाश का परावर्तन। और यदि सतहों में से होकर के प्रकाश गुजर जाए तो कहलाएगा अपवर्तन। चलिए, अब ये तो शॉर्टकट में बता रहा हूं, किंतु विस्तृत वर्णन आगे आएगा। उत्क्रमणीयता गुण बता देता हूं। मैंने कहा कि जब किरणें आएंगी
किसी समतल दर्पण से या किसी उबड़ खाबड़ सतह से टकरा करके वापस जाएंगी तो परावर्तन होगा। इनमें कुछ बात याद रखने की होती है। जो किरण आती है ना, उस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। ये कक्षा 8 में भी आपने पढ़ चुका है, ठीक। ये आने वाली किरण आपतित किरण जो दर्पण की ओर आती है, जिस बिंदु पर टकराती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक। जिस बिंदु से टकराकर ये गई है, बाहर की ओर गई है, अर्थात आगे बढ़ी है, परावर्तित हुई है, उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। इस किरण पर यदि हम ऊपर एक 90 अंश का कोण बना दें, इसको हम ऊपर ले लें, तो ये ऊपर वाली जो रेखा खींची मैंने, इस रेखा को हम कह देंगे अभिलंब। क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। तो हमें ये स्थितियां परावर्तन के समय और परिभाषाएं पता होनी चाहिए। जब अभिलंब और आपतिकरण के बीच के कोण की बात करना चाहेंगे हम, तो इस कोण का नाम होता है आपतन कोण। इसको आई से लिख देते हैं। और जब हम बात करेंगे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण की, तो इसे आर से लिखते हैं। ये होता है परावर्तन कोण। ये पहले परिभाषा मैंने आपको इसलिए बता दी क्योंकि अगले टॉपिक में ये सब चीज आने वाली हैं। ठीक है, तो देखिए, अब बात करते हैं हम प्रकाश परावर्तन। तो बच्चों, किसी चिकनी एवं पॉलिशदार सतह से प्रकाश का टकराकर लौटकर जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब प्रकाश के परावर्तन के साथ साथ हमें प्रकाश के गुण भी पढ़ने हैं, तो इसीलिए मैं एक प्रकाश परावर्तन को दर्शाऊंगा। तो देखिए, मैंने जो है एक सीधी सरल रेखा खींच ली और मैंने एक आपतित किरण दर्शा दी। फिर मैंने इस पर, जहां पर यह बिंदु टकराया अर्थात आपतन बिंदु था, उस पर मैंने अभिलंब खींच लिया। फिर समान कोण बनाते हुए मैंने एक परावर्तित किरण बना ली। तो अब आपने जो अभी समझा था उसका पुनर्अभ्यास हो गया और चित्र आपका बनकर तैयार हो गया। ये समतल दर्पण हो गया, ये आपतित किरण हो गई, ये अभिलंब हो गया, ये परावर्तित किरण हो गई। यहां पर आई लिख दिया मैंने और यहां पर मैंने आर लिख दिया। आई आपतन कोण हो गया, और आर जो हुआ वो परावर्तन कोण हो गया, रिफ्लेक्टिव एंगल। अब इस चित्र से ही हमें प्रकाश परावर्तन के सब नियम भी मिल जाएंगे। तो प्रकाश परावर्तन के बाद हमें पता होना चाहिए
प्रकाश परावर्तन के नियम। देखिए, प्रकाश परावर्तन के नियम के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि आपतिकरण, आपतन बिंदु और अभिलंब कहां कहां पर हैं। ठीक है, बस इतना पता होते ही नियम तैयार हो जाएंगे। तो प्रकाश परावर्तन के वास्तव में दो नियम होते हैं। पहला नियम मैं आपको बता रहा हूं। प्रकाश परावर्तन में आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण सदैव तीनों एक ही तल में होते हैं। तल मतलब जिस सतह पर ये हैं उस सतह पर इनका ओवनिष्ठ अर्थात कोमल बिंदु एक ही जगह पर होगा। देखिए, आपतित किरण आई, मान लें मैंने ये ए और ये ओ पर टकराई, तो आपतित किरण हो गई है। बिंदु ओ आपतन बिंदु हो गया। ओ से खींचा गया अभिलंब मैंने ओ एन मान लिया और ओ से जाने वाली परावर्तित किरण को मैंने ओ बी मान लिया। अब दिमाग लगाइए, ए ओ बिंदु यहां पर है तल पर अर्थात समतल दर्पण पर, एक ही जगह है। ओ एन है, फिर भी ओ कॉमन आ गया। ओ बी है, फिर भी ओ आ गया। मतलब ये हुआ कि आने वाली किरण ओ पर मिल रही है, इस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ओ से ही है और इसी बिंदु से परावर्तित किरण जा रही है। तीनों एक ही कॉमन पॉइंट पर हैं। बस इसी बात को लिख देंगे तो मतलब क्या हुआ, पहला नियम हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लेंगे। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं। एक नियम तो हुआ आपका ये। दूसरा नियम देखेंगे, जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण बना है उसको बोलते हैं आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बना है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। प्रकाश परावर्तन की घटना में ये दोनों सदैव बराबर होते हैं। अब इस बराबर होने के नियम को ही दूसरा नियम कह देते हैं। तो लिखेंगे कैसे? प्रकाश परावर्तन की घटना में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। कुछ किताबों में ऐसे लिखा मिलेगा आपको, किस तरह से कि प्रकाश परावर्तन की घटना में परावर्तन कोण और आपतन कोण बराबर होते हैं तो बराबर ही, चाहे पहले इसको बोल दीजिए आई को, चाहे आर को बोल दीजिए। तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं क्या, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण लेते हैं आई से, परावर्तन को आर से। ये दोनों कोण सदैव बराबर होते हैं। तो प्रकाश के गुण, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता जो टॉपिक है ये अभी आपको इसी ही चित्र से समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि ये टॉपिक मैंने उस समय नहीं समझाया था, क्योंकि इसके लिए आपको समझने के लिए पहले प्रकाश परावर्तन पढ़ना बहुत जरूरी था। अब देखिए, उत्क्रमणीयता, एक वर्ड है उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता का मतलब होता है कि प्रक्रम आगे को भी और पीछे को भी। इट मीन्स इट कैन बी रिवर्स। ये अग्र दिशा में भी
और पश्च दिशा में भी हो सकता है। केमिस्ट्री में टॉपिक आया था उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो उसी शब्द से आप इसको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, प्रकाश की उत्क्रमणीयता को हम कैसे समझना चाहते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक दर्पण है, वो भी समतल दर्पण है। मैंने एक आपतित किरण ले ली और ये परावर्तित किरण हो गई, ठीक। परावर्तित किरण, ये आपतित किरण है आपकी। यदि इन किरणों में ऐसा सिस्टम हो जाए, ऐसा रूप आ जाए कि आने की दिशा और जाने की दिशा को, या इन किरणों को थोड़ा सा पथ बदल दिया जाए, इनके कोण ना बदले जाएं, अभिलंब से बनने वाले कोण या दर्पण से बनने वाले कोण को ना बदला जाए, इन किरणों की दिशा वापस कर दी जाए, अर्थात दिशा पलट दी जाए और ये अपने पुनः पथ पर लौट जाएं। समझ रहे हो? जिस दिशा से आए थे उस दिशा में लौट जाएं। तो इस गुण को बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की किरणों का अपने पथ को पुनः दोहराना प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाता है। ये अपने पुनः उसी पथ पर वापस लौट आते हैं यदि उनके आपतन और परावर्तन कोण ना बदले जाएं। तो देखिए, ओ एक किरण आ रही है, ओ भी ये जा रही है, और यदि मैं इस किरण की दिशा बदल दूं, बी से ओ के दिशा में लेकर जाऊं और इनके बीच जो कोण था पहले से ही आर और आई ना बदला जाए, तो निश्चित है कि ये ओ ए दिशा में वापस जाएंगी। तो ये गुण प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाता है। ठीक है, चलिए। और प्रकाश की उत्क्रमणीयता गुण हमारे दर्पणों में पढ़ते समय काम आएगा। अब मैंने कई बार आपको दर्पण के बारे में बोल दिया है, ठीक है, और आपके दिमाग में बात भी आ गई होगी कि भाई दर्पण घर में यूज करते हैं। जब हम सुबह तैयार होते हैं, विद्यालय को जाते हैं या किसी अपने जॉब पर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, या सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होते हैं, तो सबसे पहले हमारा मन करता है अपने आप को देख लें। अपना हम गेटअप देखते हैं, वेशभूषा देखते हैं, जिस माध्यम से देखते हैं वह माध्यम क्या है? दर्पण है। अब दर्पण हमारे पास मुख्य रूप से कहें तो दो प्रकार के होते हैं, समतल, ठीक, और एक गोलीय। इन परिभाषाओं पढ़ने से पहले यदि हम एक दर्पण की उचित परिभाषा मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो दर्पण क्या है उसका भी पता होना चाहिए। देखिए, दर्पण बोलते मिरर। दर्पण एक प्रकाशीय युक्ति है जिसका सिद्धांत प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर कोई वस्तु अर्थात बिंब दर्पण के सम्मुख रखी जाती है तो हूबहू उसके जैसा चित्र दर्पण में बन जाता है। ठीक, तो दर्पण क्या है? एक प्रकाशीय युक्ति जिसके द्वारा बिंब का प्रतिबिंब बनता है। अब बात करते हैं दर्पण से पहले कुछ हमें जरूरत पड़ने वाली है। क्या? कि दर्पण के लिए कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ मुख्य बातें हैं, ठीक है। तो उन मुख्य बातों के लिए हमें क्या करना है? फिर पढ़ते हैं दर्पण के प्रकार में
अवतल, समतल, ये क्या है? तो देखिए भाई, सबसे पहली बात समतल दर्पण की बात करते हैं। तो समतल दर्पण एक कांच की प्लेट होती है, समतल प्लेट, और इस प्लेट के दो भाग होते हैं। आप इसे वैसे लिख सकते हैं, एक भाग वह है जो बिल्कुल कलाई के द्वारा काला या लाल कर दिया जाता है। कलाई किस धातु की कही जा रही है उसके बात पर निर्भर करता है कि रंग क्या होगा उसका। ठीक, सिल्वर की भी होती है, ठीक है, और जिंक की भी होती है, लेड की भी होती है, आयरन की भी होती है कलाई। तो इन कलाइयों के आधार पर इनका रंग निश्चित होता है। तो देखिए, तो जिस सतह पर कलाई होती है अर्थात पॉलिश होती है, वह पॉलिशदार सतह कहलाते हैं। ठीक, और दूसरी सतह वह है जो समतल होती है और प्रकाश के परावर्तन का काम करती है, अर्थात परावर्तक तल, यह सतह। यह ऐसे हो सकता था, कलाई वाली सतह हो गई है, प्रकाश किरणें आएंगी, परावर्तित हो जाएंगे। ठीक है, तो यह समतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण के गुण भी होते हैं, ठीक, जो मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको भेजूंगा, क्योंकि वे कुछ मूल रूप में कम दे रखे हैं 10th सिलेबस पर, तो ज़्यादा आवश्यक नहीं है। जो मुख्य मुख्य मैं बता देता हूँ। समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है, अर्थात बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, वो क्या होता है? 1 होता है, प्लस का। प्लस का 1 होता है, ठीक, और फोकस दूरी इसकी अनंत होती है, याद रखना है। वस्तु समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर रखी होती है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। अब इसके मैं समझाता हूं आपको कि किस प्रकार से चित्र बनता है। मान लीजिए कि हमारे पास ये सतह है और यहां पर एक समतल दर्पण है, M1 M2 मिरर है ये, और इसके सामने एक वस्तु है A B। जितनी दूरी पर ये रखी है उतनी दूरी पर इसका चित्र बनेगा, और ये ध्यान रखना है, इसका चित्र समतल दर्पण से उतनी दूरी पर बनेगा, अर्थात A से M1 और M1 A डैश बराबर होंगे। प्रतिबिंब जो होता है इसका आभासी होता है, वस्तु के बराबर होता है, जितनी ऊंचाई इसकी है, ठीक, उतनी ऊंचाई पर ही इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब इस बात पर देखिए, ठीक है नहीं? तो ये देखना है कि जितनी हाइट इसकी है उतनी हाइट प्रतिबिंब की होगी। ये बिंब है अर्थात वस्तु, ये प्रतिबिंब है अर्थात हूबहू आकृति इसकी, ठीक, समान ऊंचाई की होती है, समान दूरी पर बनती है, किंतु ये ध्यान रखना कि ये वास्तविक स्थिति में वस्तु है किंतु प्रतिबिंब अवास्तविक स्थिति में है, अर्थात आभासी प्रतिबिंब है, आभास करते हैं। अब ये जो टॉपिक अभी आया वास्तविक और आभासी, ये क्या है? अगर किसी
वस्तु से चलने वाली प्रकाशीय किरणें दर्पण से टकराने के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो उस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक होता है। और यदि वस्तु से चलने वाली प्रकाशीय किरणें दर्पण से टकराने के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जैसे यहां पर आभास हो रहा है, तो वह आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को दर्पण पर्दे पर लिया जा सकता है, किंतु आभासी को लिया नहीं जा सकता पर्दे पर, उसका केवल फोटो खींचा जा सकता है। तो देखो बच्चों, मैंने यहां पर आपको दर्पण पढ़ा दिया, ठीक। दर्पण प्रकार में केवल समतल दर्पण मैंने आपको पढ़ाया। गोले दर्पण क्या होती है मैं बोर बता देता हूं आपको। एक कांच के खोखले गोला होता है, उस कांच के खोखले गोले को यदि हम काट दें तो एक गोलाकार आकृति हमारी बन जाती है। ये गोलाकार आकृति ही होती है गोलीय दर्पण। क्या होती है? गोलीय दर्पण। इसमें दो सतह होती हैं, एक तो होती है झुकी हुई, ठीक है, अर्थात दबी हुई सतह, एक होती है उभरी हुई सतह। ऐसे ही यदि मैं यहां से तराश देता इसको तो इसकी भी स्थिति सेम, दबी हुई सतह, उभरी हुई सतह, ठीक। अब यह ध्यान रखना है, अगर हम दबी हुई सतह को छोड़ करके उभरी हुई सतह पर पेंट कर दें तो दर्पण बन जाता है अवतल दर्पण। और यदि हम उभरी हुई सतह को छोड़ दें, दबी हुई सतह पर पॉलिश कर दें तो बन जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। ये आज के भाग में मैंने आपको समतल के गुण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, प्रकाश के गुण, प्रकाश और बिंब प्रतिबिंब बता दिए हैं। अब इसमें परावर्तन के प्रकार में एक बात रहेगी, नियमित और अनियमित। देखिए ये क्या होता है। अगर हमारे पास कोई समतल सतह है, चिकनी समतल सतह, प्लेन से बोलते हैं, वो दर्पण का कार्य कर रही हो, अर्थात उससे प्रकाश परावर्तित हो सकता हो, तो आने वाली किरणें जब आएंगी तो वो समांतर आएंगी। किरणें समांतर तो आती हैं और वो फिर परावर्तित भी समांतर ही होंगी, अर्थात नियमित क्रम में हो जाएं, तो ये नियमित परिवर्तन कहलाता है, नियमित परावर्तन। और यदि ये सतह खुरदरी, जिगजैग, उबड़ खबड़ हो तो प्रकाश का परावर्तन क्या होगा? नियमित क्रम में नहीं होता, अनियमित क्रम में होता है, अर्थात डिफ्यूज्ड हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रकाश का परावर्तन कहलाता है अनियमित परावर्तन, ठीक है। स्केल से बनाएंगे बिल्कुल सुंदर। तो देखिए यहां पर प्रकाश किरणें आपस में समांतर नहीं है परावर्तित होने पर। आपतित तो समांतर हैं, परावर्तित समांतर नहीं है। यहां पर आपतित समांतर थी, यहां परावर्तित भी समांतर थी। जहां ऐसी स्थिति हो वहां नियमित परावर्तन, और जहां ऐसी स्थिति हो वहां अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में यह निश्चित है कि सतह समतल होनी चाहिए, ठीक। और अनियमित परावर्तन में यह निश्चित है कि सतह उबड़ खाबड़ और खुरदरी होनी चाहिए। तो मैंने आज जितने टॉपिक मैंने आपको इस भाग में वीडियो के बताए हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं। इससे जो अगला भाग वीडियो का आएगा उसमें इस गोले दर्पण की परिभाषाएं और गोले दर्पण के परिभाषाओं के साथ साथ कुछ रिलेशनशिप आएंगे। किस प्रकार से गोले दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं, उनके क्या नियम होने चाहिए, क्या नियम हैं, कौन सी वस्तु कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये सब बताया जाएगा। फिर अगले पार्ट में, वीडियो के तीसरे पार्ट में न्यूमेरिकल आएंगे और बोर्ड में जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व करके सिखाया जाएगा।
टेस्ट में जो अब प्रथम द्विमासिक परीक्षा का टेस्ट होगा उसमें केमिस्ट्री का एक चैप्टर, फिजिक्स का एक चैप्टर और बायो का एक चैप्टर आएगा। इसलिए आप बढ़िया से तैयारी करें, चैप्टर बहुत ब्रॉड है ये, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई का आनंद लीजिए। थैंक यू।